हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेस की 98। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस की 98 में। और मैं आज आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन देने जा रहा हूं अपने जनरल नॉलेज के यानी कि जीके के चैप्टर से हिस्ट्री का। जी हाँ, हिस्ट्री का आज क्विज नंबर 1 शुरू हो रहा है। तो इससे पहले आप लोग सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्विज नंबर 1 से क्विज नंबर अप्रॉक्स 100, आई थिंक मुझे लगता है कि 100 भी पार कर जाएं तो हम लोग शायद इतिहास का कवर नहीं कर पाएंगे, पर हम कोशिश करेंगे कि आपके एग्जाम से पहले पहले तक सारे के सारे जो कोर्सेज है वो पूरा करा दे। ठीक है, तो 100 की बात नहीं करेंगे, हम आज बात करेंगे सिर्फ स्टार्टअप की। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करेंगे यहाँ पे क्विज नंबर 1 से। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो ये सब्जेक्ट है ना हिस्ट्री, इसमें देखो, इसमें हो सकता है कि आपको क्वेश्चंस बहुत ही ऐसे मिले जो रिपीटेड हो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से रिपीट तो होते हैं, क्योंकि इतिहास तो एक ही है। ठीक है, और उससे रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन बनते हैं, कुछ नया इन्वेंट तो होता नहीं है इतिहास में। तो जो हमारा बैक यानी कि पास्ट हिस्ट्री है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और क्विज करेंगे हम। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्विज करेंगे। सारे क्विज में आपको अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन होंगे। आप सारे के सारे क्वेश्चन देखो, हो सकता है 20 से ज्यादा भी मैं दे दूं किसी क्विज में। ठीक है, पर आपको एटलीस्ट 20 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, हम आपके साथ हैं। और हाँ, जिन बच्चों को अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं जोड़ पाए हैं हमारे साथ, तो प्लीज जोड़ लें, क्योंकि अब शुरू होने वाला है धमाल। ठीक है, इतिहास का होने वाला है धमाल। हम लोग आज बात करेंगे हिस्ट्री की। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। देखिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन आपको किए जाएंगे। आपके पास हर क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड दिए जाएंगे, जैसा कि लाइफ साइंस के क्यूज में होता है, भौतिक विज्ञान के क्यूज में होता है, वैसे यहाँ भी जनरल नॉलेज में इतिहास के कॉन्सेप्ट पे भी आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। आंसर पता हो नहीं हो, आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा। ये पहला क्यूज है इसलिए मैं इतना आपको समझा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप खुद से समझ जाएंगे कि करना क्या और कितनी जल्दी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे यहाँ से। तो हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है कहता है कि वर्तमान मानचित्र के अनुसार हड़प्पा कहाँ स्थित है। यानी कि आज की जो स्थिति है पूरे वर्ल्ड मैप की, उसमें भारत में है, पाकिस्तान में है, या अफगानिस्तान में है, या चाइना में है। तो हड़प्पा संस्कृति के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा अगर इतिहास पढ़ा होगा तो, और नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, यहाँ आपको सिर्फ आपको जो एग्जाम से रिलेटेड जीके हैं वो कवर अप कराए जाएंगे, इसलिए डोंट टू वरी। ठीक है, अच्छे से स्टडी करो आप सभी हमारे साथ। तो चलिए, अगर जिन बच्चों को आंसर पता है इसको कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ कि जो वर्तमान मानचित्र में है हड़प्पा जो है वो स्थित है पाकिस्तान का एक गांव है मोटंग मोटंगोमरी जिला। ठीक है, क्या है, पाकिस्तान में है। ये तो आंसर आपको बी है। वैसे इसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ कि जो हड़प्पा संस्कृति है ये सन 1921 में, ठीक है, सन 1921 की है। और इसके जो खोजकर्ता थे, ठीक है, हड़प्पा संस्कृति के जो खोजकर्ता थे वो थे दयाराम दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी और माधो स्वरूप वत्स, इनका नाम था माधो स्वरूप वत्स। ठीक है, याद रहेगा ये नाम दोनों। पर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसके खोजकर्ता कौन थे हड़प्पा के। ठीक है, तो याद रखिएगा। और हड़प्पा जो संस्कृति है वो कौन सी नदी के किनारे, ये भी पूछ सकता है, तो उसके बारे में हम आगे बताएंगे आपको। पर ये क्वेश्चन है कि हड़प्पा मानचित्र के अनुसार किस स्थान पर स्थित है, तो पाकिस्तान में है। और कौन से गांव का नाम बताया मैंने, मोटंग मोंटगोमरी। ठीक है, मोंटगोमरी जो जिला है पाकिस्तान में अभी एक, वहां पे ये स्थित है। तो नोट कर लीजिएगा, ये जो टॉपिक मैंने बताया अभी आपको 1921 में खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा, और माधो स्वरूप वत्स भी थे उसमें। ठीक है, पाकिस्तान में है, मोंटगोमरी जिला है पाकिस्तान में, वहां अभी आज के स्टेट में ये स्टैब्लिश्ड है। कौन सी अगर नदी पूछता है तो नदी का भी नाम मैं बता दे रहा हूं। वैसे वैसे क्वेश्चन रिपीट होगा आगे।
ये रावी नदी के किनारे है कौन, हड़प्पा संस्कृति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल है कि हड़प्पा की खोज कब हुई थी। ठीक है, तो ये साल पूछ रहा, तो अप्रोक्स 100 ईयर हो ही गए हैं 1921 से, और अभी चल रहा है 2018, यानी कि लगभग लगभग जो है 100 साल हो गए हैं। ठीक है, 100 वर्ष, तो इसलिए आंसर हमारा होगा ए। ठीक है, याद रहेगा आपको, इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में और पूछे जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप सभी बच्चे कॉन्सेंट्रेट होके हमारे इस चैनल को सीरियसली लीजिए, यहाँ से हर चीज को वीडियो आपको मिलेगा। और क्विज हम लोग इसलिए करा रहे हैं क्योंकि क्विज में क्या है, देखो चाहते तो हम टॉपिक पढ़ा सकते थे हिस्ट्री, ठीक है, पर मैंने बोला कि सर अगर हिस्ट्री पढ़ाने जाएंगे तो बहुत सारा हमें बुक फॉलो करना पड़ेगा, बहुत सारा हमें बच्चों को बुक बताना पड़ेगा पढ़ने के लिए, और उतने बच्चे कर नहीं पाएंगे। तो क्विज ना क्यों ना क्विज कराया जाए, तो क्विज के ऊपर डिस्कशन हुआ है, इसलिए हम लोग क्विज लेकर आए हैं। पर डे आपको 20 to 25 लगभग क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अब अगर आप 25 क्वेश्चन रोज देखोगे तो इंटरेस्ट बना भी रहेगा, याद भी होता रहेगा, और ज्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि बर्डन इसलिए नहीं पड़ेगा कि आपको और भी तो सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। ठीक है, इसलिए प्लीज इस सारे वीडियो को अच्छे से देखिएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर है ए, यानी कि 100 वर्ष पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा और मोहनजोदारो के शहर कब विकसित हुए हैं। ठीक है, ये खोज हुई थी इनकी 100 साल पहले। ठीक है, इनके बारे में हम लोगों ने जाना था, पर ये कब विकसित हैं ये पता चला था, इस खोजकर्ता के ने बताया था हमें, दयाराम साहनी ने, कि जो है ये कितने वर्ष पुरानी सभ्यता है। तो ये 4600 साल की पुरानी सभ्यता है। जी हाँ, ये 4600 साल पहले की सभ्यता है। कौन, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। याद रहेगा आपको। देखिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत कम जगह ऐसे होंगे कि डिटेल सब क्वेश्चन के मिलते भी होंगे आपको। बहुत लोग हैं कि डिटेल नहीं देकर सिर्फ क्विज कराते चले जाते हैं, पर यहाँ पे हल्का फुल्का डिटेल भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखिए जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो सभ्यता है, ये हमारे कौन सी सभ्यता के अंतर्गत पढ़ी गई थी, तो ये सैंधव सभ्यता। ठीक है, एक सैंधव सभ्यता थी, सैंधव सभ्यता, जिसके अंतर्गत 6 सभ्यताएं थी। ठीक है, याद रखिएगा 6 सभ्यताएं थी, जिनमें से एक मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा थी जिनका। और देखो 6 सभ्यताओं का मैं नाम बता दे रहा हूँ। पहला एक मोहनजोदाड़ो था, दूसरा हड़प्पा था, ठीक है, दूसरा हड़प्पा था, तीसरा जो था वो गणवारीलावाल था। ठीक है, गणवारी गणवारीवाल। ठीक है, इसके जी से डिनोट करता हूँ, गणवारीवाल। और चौथा जो था धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा सभ्यता। ठीक है, याद रहेगा धौलावीरा सभ्यता, याद करिए, लिखते रहिएगा, वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। और पांचवी सभ्यता थी हमारी राखीगढ़ी। ठीक है, राखीगढ़ी, राखीगढ़ी। और एक छठी सभ्यता जो थी वहां की वो कालीबंगन थी। याद रहेगा कालीबंगन। तो ये 6 सभ्यताएं हमारे सैंधव सभ्यता से निकल के आई थी, जिसमें से हम लोगों को पढ़ना है हिस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण जो है मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के बारे में। ठीक है, इन सब का उतना उल्लेख नहीं है इतिहास में, पर इनकी जो सभ्यता थी सैंधव सभ्यता, इसके अंतर्गत हमें मिली थी। इसे सैंधव सभ्यता को हम सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता भी कहते हैं इसको, याद रखिएगा, सैंधव सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। चलिए ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल ज्यादा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मोहनजोदाड़ो के विशेष टैंक का नाम क्या था। ये देखिए, ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है कि ये जो पहले क्या, ये आज के जमाने में हम लोग वाटर टैंक का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये पुराने जमाने का, उस समय का, मोहनजोदाड़ो के समय का ये टैंक हुआ करता था। इसे ऊपर से ढका हुआ रहता था, और ये जो आपको ईंटों से बना हुआ है, देखो कितना विकसित था उस समय का सभ्यता, जो कि आज हम लोग ईंट यूज कर रहे हैं, उस समय लोग वहां ईंट और प्लास्टर का यूज कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सभ्यता आपको मैंने बताया ना कि 4600, ठीक है, वर्ष पुरानी है। ठीक है, और इसकी तो खोज ही की गई थी 100 साल पहले। अभी इसके बारे में हम लोगों ने जाना, अभी भी बहुत खोज चल रहे हैं वहां पे इस सभ्यता के बारे में। ठीक है, पर मोहनजोदाड़ो का जो विशेष टैंक के नाम के बारे में मुझे यहाँ जानना था
इसको कहते थे ग्रेट बाथ। ठीक है, ग्रेट बाथ कहते थे इसको। और इसकी जो लंबाई चौड़ाई हुआ करती थी, आई थिंक कि जो नॉर्थ और साउथ जो थी ये 12 मीटर थी, आई थिंक, यस 12 मीटर, ये कंफर्म है। ठीक है, 12 मीटर इसकी वो अप्रोक्स इसकी चौड़ाई हुआ करती थी पूरी। और 7 फीट जो है इसकी 7 मीटर की 7 मीटर ये चौड़ा हुआ करता था। ठीक है, 7 मीटर चौड़ा, और ये टोटल जो है 12 मीटर का नॉर्थ से साउथ की ओर लंबाई हुआ करती थी इसकी। खैर इतना नहीं जानना है, इतना बस बता दिया मैंने आपको कि ग्रेट बाथ नाम है, यही पूछेगा क्वेश्चन में। ठीक है, और ग्रेट बाथ कहते थे इसको, याद रखिएगा। वाटर टैंक होता था एक तरह का, ये पानी रखने का स्रोत होता था। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉपर और कांस्य का उपयोग, कॉपर और कांस्य का उपयोग क्या था? उपकरण था, हथियार था, गहने में किया गया था, या इन सभी के लिए? कॉपर और कांस्य का उपयोग उस जमाने में मतलब हम लोगों ने किस लिए किया था? ये जो कॉपर और कांस्य ये थी, ये आयतित वस्तुएं कहलाती थी। ठीक है, आयतित वस्तुएं थी। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और ये जो आपका जो कॉपर है, यानी कि इसको उस समय मिलते थे कहाँ पे? खेतड़ी, खेतड़ी और बलूचिस्तान, जो कि अभी पाकिस्तान में है। बलूचिस्तान याद रहेगा आपको, मैं लिखता जा रहा हूँ। ठीक है, बलूचिस्तान और ओमान। ठीक है, ओमान जो कि एक अलग कंट्री है, यूएई में पड़ता है ये। ठीक है, तो ये इन सबों में तांबा पाया जाता था। ठीक है, और कांस्य जो था, जो तांबा और कांस्य का उपयोग हुआ करता था ऐसे इन सब जगहों में, जो कि अभी की पाकिस्तान और ओमान में ये जगह पड़ती हैं, ये आयतित वस्तुएं। तो किसके लिए उपयोग करते थे? तो ये उपयोग करते थे इन सभी के लिए। उपकरण बनते थे, हथियार बनते थे, और गहने भी बनते थे इनके। ठीक है, कॉपर और कांस्य के। किस समय? तो ये मोहनजोदाड़ो की बात हो रही है, सभ्यता की। चलिए नेक्स्ट हमारा है छठा क्वेश्चन। हड़प्पा शहरों को 5 भागों में विभाजित किया गया था, 4 भागों में, 3 भागों में, या 2 भागों में विभाजित किया गया था? बताइए इसका आंसर। अगर आपको पता है तो प्लीज बताइए, इसको कमेंट कीजिए। देखिए आप लोग कमेंट करते रहिए सारे वीडियो पे, सारे टॉपिक के क्वेश्चंस पे, आपको आंसर सही से मिलेगा। हड़प्पा शहर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था? हड़प्पा सिटीज वेयर डिवाइडेड इनटू व्हिच पार्ट? फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड या टू? तो आपका आंसर है डी, यानी कि 2 भागों में से बांटा गया था। हड़प्पा के शहर को 2 भागों में बांटा गया था, याद रखिएगा। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आंसर आपको याद रहेगा, से 2 भागों में बांटा गया था। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें हम। लोथल शहर कौन सी नदी में स्थित, कौन सी नदी स्थित है लोथल शहर में? सॉरी, लोथल शहर में होगा यहाँ पे। कौन सा नदी स्थित है? तापी, नर्मदा, गोदावरी या साबरमती? चलिए आंसर कीजिए, 10 सेकेंड है आपके पास। तो मैं बता दूं थोड़ा आपको इसके डिटेल इसका। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के जो सर्वाधिक स्थल जो थे, वो गुजरात में खोजे गए थे। याद रखिएगा, गुजरात में। ये एक क्लू है आपको इसका आंसर देने का। ठीक है, गुजरात में खोजे गए थे, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा साबरमती, क्योंकि साबरमती कहाँ है? तो गुजरात में है। ठीक है, और लोथल एवं एक लोथल जो शहर था, और एक सुतकोदरा, क्या? सुत को तदा। ठीक है, ये जो सुतको तदा जो है, ये दोनों सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह था, लोथल। याद रखिएगा, लोथल शहर और सुतको तदा, ये दोनों जो था, ये दोनों जो शहर थे वो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। क्या था? बंदरगाह था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको ये सारे डिटेल दे रहा हूँ, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य द्वारा उपयोग की जाने वाली पहली धातु कौन है?
कांस्य, लोहा, तांबा या पत्थर? चलिए इसका आंसर अगर आपको पता है तो जल्दी से फटाफट इसका आंसर कीजिए। चलिए जल्दी से बताइए अगर आपको इसका आंसर पता है तो। मनुष्य द्वारा सबसे पहले धातु कौन सा यूज किया गया था? तो वो है तांबा। जी हाँ, तांबा यूज किया गया था। कौन सी सभ्यता में यूज हुआ था? ये मैंने अभी आपको बताया कि ये जो थी सिंधु सभ्यता जो थी, यानी सैंधव सभ्यता, इसमें सबसे पहले कांस्य और तांबा का यूज, इससे पहले तांबे का यूज कर लिया गया था। ठीक है, और कांस्य का यूज हुआ तो उसमें गहनों का भी बनाने का प्रचलन चला था। ठीक है, चलिए याद रहेगा आपको इतना सैंधव सभ्यता के बारे में। देखो सैंधव सभ्यता में बहुत बड़े बड़े काम हुए थे। सिंधु सभ्यता को सैंधव सभ्यता कहते हैं। बहुत बड़े बड़े काम हुए थे वहां पे। अगर बताऊं मैं आपको तो पत्थर के घर भी बनाए जाते थे। ठीक है, पत्थर के घर भी, यानी कि ईंटों के घर भी बनते थे वहां पे। मोहनजोदाड़ो और सैंधव सभ्यता के बारे में बोले तो एक प्रमुख स्मारक है जिसके मध्य में स्नान कुंड 12 फीट लंबा और 7 मीटर चौड़ा था, जिसका मैंने फिगर आपको पिछले क्वेश्चन में दिखलाया था, जिसको हमने बात बात क्या था क्वेश्चन? हाँ, एक मिनट। हाँ, ये ग्रेट बाथ, जिसको मैंने बताया अभी आपको, जो ग्रेट बाथ था, ग्रेट बाथ ग्रेट बाथ जो था, ये हमें इसी सभ्यता में मिली थी। ठीक है, तो मनुष्य द्वारा सबसे पहले तो धातु यूज किया गया था। कौन? ये इसका आंसर मैंने बता दिया आपको। पर ये इसमें इस सभ्यता में बहुत बड़े बड़े काम हुए थे, जो कि विकसित सभ्यता थी हमारी हिंदू सभ्यता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तांबा, ठीक है, इसका आंसर है तांबा, याद रखिएगा। कांस्य का मिश्रण कहलाता है किसका किसका? तांबे और लोहे का, तांबा और जास्ता का, तांबा और पत्थर का, लोहा पत्थर मिश्रण द्वारा किया गया था। चलिए आंसर कीजिए, अगर आपको आंसर पता हो तो जल्दी से कमेंट कीजिए। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, अगर 10 सेकंड का टाइम दिया है मैंने आपको। चलिए इसको आंसर अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है। आज पहला वीडियो है, बहुत इजी टॉपिक लेकर चला हूँ, क्योंकि ये सभी बच्चे पढ़े हुए रहते हैं, अपने एग्जाम की जो तैयारी करते हैं वो पढ़ते ही हैं हड़प्पा संस्कृति के बारे में, सिंधु सभ्यता और टोटल चीजें। ठीक है, तो देखिए कांस्य का जो मिश्रण होता है वो आपको बता दूं मैं, ये तांबा और जास्ते का मिश्रण होता है। ठीक है, आंसर बी है, नोट कर लीजिएगा। तांबे और जास्ता का मिश्रण होता है, ब्रोंज जो होता है तांबा और जास्ते का मिश्रण होता है। हड़प्पा सभ्यता वर्ष में यदा किस रूप से खोजी गई थी? किस वर्ष में? तो मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में इसका आंसर दे दिया था। वैसे 1921 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, 1921 ईस्वी में। चलिए ज्यादा टाइम नहीं देंगे इस क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद राजाओं के खिलाफ सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार नहीं था? नहीं था, याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, ये क्वेश्चन घुमाकर पूछ देंगे, बताएंगे नहीं था क्वेश्चन में। तो चंद्रगुप्त के शानदार जनरेशन, कौटिल्य के अजीब कूटनीति, ग्रीक शासकों द्वारा प्रदान की गई सैन्य सहायता, या नंदा शासकों की कमजोरी? तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हम देखते हैं, इसका आंसर है सी, यानी कि ग्रीक शासकों द्वारा प्रदान की गई सैन्य सहायता, ये एक कारक जिम्मेदार नहीं था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के नंद राजाओं के खिलाफ सफलता के निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार नहीं था? तो ग्रीक के शासकों द्वारा प्रदान की गई सैन्य सहायता। ये जो ग्रीक के शासक थे, उनका जो सैन्य सहायता था वो निसफल रहा था। ठीक है, वो सफल, ये शुरू से ही ये इनके विरोध में रहे हैं। चंद्रगुप्त के काल से ही जो ग्रीक के थे शासक, चंद्रगुप्त ने ग्रीक की एक महारानी से शादी भी रचाई थी। ठीक है, जिसके कारण ये कारण जो है, मतलब ग्रीक शासकों द्वारा प्रदान की गई सैन्य सहायता, ये गलत है। ठीक है, जिम्मेदार नहीं था ये, यानी कि ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि नहीं था, तो दोनों पूछ सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा आंसर में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए, ग्रीक के जो शासक द्वारा प्रदान की गई सैन्य सहायता, ये एक कारक नहीं था उसमें। ठीक है,
नंद राजाओं के खिलाफ सफलता का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साम्राज्यों से अलग कैसे हैं? साम्राज्य जो है, साम्राज्य ऑप्शन यहाँ पे गलत है, ये साम्राज्य है साम्राज्यों से बड़े हैं। साम्राज्यों की तुलना में अधिक संसाधनों की आवश्यकता है। साम्राज्यों को अधिक अधिकारियों की आवश्यकता है जो साम्राज्यों की तुलना में अधिक कर एकत्र करते हैं, या इनमें सभी। तो इसका आंसर है डी, यानी कि ये सभी। ठीक है, साम्राज्यों से बड़े हैं, साम्राज्यों की तुलना में अधिक संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। ये जो पहला वर्डिंग है ये साम्राज्य है। ठीक है, ये साम्राज्यों नहीं है, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। साम्राज्यों को अधिक अधिकारियों की आवश्यकता है जो कि साम्राज्यों की तुलना में एकत्र कम करने के लिए करते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे अलग करते हैं एक साम्राज्य को साम्राज्यों से। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु वाज द समुद्रगुप्त मदर? समुद्रगुप्त की माँ कौन थी? तो पहले हम जान ले कि समुद्रगुप्त थे कौन। ठीक है, तो देखिए जो समुद्रगुप्त थे वो मैं बता दूं पहले आपको, इनका गुप्त जो साम्राज्य है इनका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दूं आपको। ठीक है, गुप्त साम्राज्य का, फिर मैं आपको बताता रहूंगा कि कौन थी। ठीक है, देखिए गुप्त साम्राज्य जो है इसका उदय तीसरी शताब्दी में ही हो चुका था, यानी कि तीसरी शताब्दी में ही हो चुका था। ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी 300 ईस्वी में ही इसका उद्गम हो चुका था। कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, मैं पॉइंट बताता जा रहा हूँ, उसको नोट कीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है साम्राज्य, इसके बारे में पढ़ना है अभी आपको। तो कौशाम्बी, ठीक है, कौशाम्बी जो है वहां पे इसका हुआ था, इसका प्रकट हुआ था। गुप्त साम्राज्य का जो उत्पत्ति हुआ था कौशाम्बी में हुआ था, और इसके संस्थापक थे श्रीगुप्त। इनका नाम था श्रीगुप्त, जो कि 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक इनकी उम्र थी। ठीक है, चलिए इतना आपको पता हो गया। और श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी जो था वो कौन था? इनका उत्तराधिकारी घटोत्कच इनका उत्तराधिकारी था, जो कि 280 से 320 ईस्वी तक था। ठीक है, घटोत्कच गुप्त था। ठीक है, अब जो गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट जो थे, गुप्त साम्राज्य के जो प्रथम महान सम्राट थे वो थे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। जी हाँ, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े सम्राट, मतलब सम्राटों में सम्राट इनको कहा जाता था। सबसे महान सम्राट थे ये चंद्रगुप्त मौर्य। यह 320 ईस्वी में, यानी कि इनके घटोत्कच के बाद 320 ईस्वी में इन्होंने अपनी गद्दी संभाली थी। ठीक है, इन्होंने शादी किया किससे? तो लिच्छवी की राजकुमारी देवी से। ठीक है, इन्होंने शादी की किससे? तो देवी से शादी की, जो कि लिच्छवी की राजकुमारी थी। याद रहेगा आपको। और इनको महाराज धीराज भी कहा जाता था। इनको उपाधि दी गई थी एक महाराजा धीराज की। ठीक है, और इन्हीं का एक चलाया हुआ वंश था गुप्त वंश, जो गुप्त संवत कहलाता है। ठीक है, गुप्त संवत कहलाता था। ठीक है, इन्हीं का चलाया हुआ था, जो कि 319 ईस्वी से 324 ईस्वी तक ये संवत चला था। ठीक है, याद रहेगा आपको, 319 से 319 से 320 तक एक ही साल चला था ये। ठीक है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य की बता रहा हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको किया था। और इनका जो उत्तराधिकारी था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी था ये थे मिस्टर समुद्रगुप्त। ठीक है, इनके उत्तराधिकारी कौन थे? तो समुद्रगुप्त, जिनके बारे में ये क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा डिटेल आ गया मैं, पर ये जानना जरूरी था क्योंकि गुप्त साम्राज्य के बारे में अभी समुद्रगुप्त तक ही नहीं, इससे आगे भी पढ़ना है। ठीक है, मैं इसके बारे में और आगे डिटेल दूंगा आपको, तो इतना याद रखिएगा कि इनके उत्तराधिकारी थे समुद्रगुप्त, जो कि 335 ईस्वी में गद्दी संभाली इनके बाद। ठीक है, 335 में। और
इन्होंने 9 आर्यव्रत के शासकों को, ठीक है, पराजित किया था। 9 नहीं 12, सॉरी 12 शासकों को पराजित किया था, तब जाके ये गद्दी पे, दक्षिण के गद्दियों पे भी कब्जा इन्होंने अपना किया था। किन्होंने? तो समुद्रगुप्त ने। याद रहेगा आपको। चलिए, और इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। याद रखिएगा, नेपोलियन भी कहा जाता था इनको, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। और इन्होंने शादी की थी हजरत महल के साथ। याद रहेगा आपको, ये हजरत महल के साथ इन्होंने अपनी शादी की थी। चलिए, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, ये थोड़ा ज्यादा डिटेल हो गया पर सही है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप लोग। अभी और इसमें समुद्रगुप्त के आगे का भी वंशज के बारे में बताएंगे। चलिए, महाराजा अधिराज के खिताब को अपनाने वाले शासक कौन थे? अभी पिछले क्वेश्चन में इसका डिटेल दिया था, वो थे महाराजा धीराज। सॉरी, ये आंसर इसमें गलत दे रखा है, जो चंद्रगुप्त थे, जो कि इनको महाराजा धीराज की उपाधि धारण की गई थी। कब? जब इनकी शादी हुई थी देवी के साथ, ठीक है। कब? 320 ईस्वी में, ठीक है, 320 ईस्वी में। ये इसका आंसर सी नहीं है, इसका आंसर है बी, ठीक है। महाराजा धीराज का जो उपाधि है वो चंद्रगुप्त मौर्य को दिया गया था। याद रहेगा आपको। चलिए, इसका डिटेल मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में दिया था। हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी? ठीक है, हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी? अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज राइट कीजिए, जल्दी से जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से बताइए। जिन बच्चों को आंसर पता है, और मैं एक चीज और बता दूं, जो बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें वीडियो को, ठीक है। यहाँ पे सारे डिटेल दिए जाएंगे, हिस्ट्री से भी रिलेटेड अब क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, ठीक है। कुछ दिन में अभी जियोग्राफी का भी क्वेश्चन आपको लाकर दिया जाएगा, पर थोड़ा सा लेट हो रहा है, पर आपके एग्जाम से पहले सारा सिलेबस खत्म करा दिया जाएगा। इसलिए विश्वास रखिए, क्वेश्चन आप लोग करते रहिए सारे के सारे। चलिए, इसका आंसर आप लोग कीजिए, किसने लिखी थी? तो इसका आंसर है आर्यभट्ट ने। तो कब लिखी थी? तो इन्होंने, देखो, हर्षवर्धन का जो जीवन काल था ये 590 ईस्वी से 647 ईस्वी तक की थी, ठीक है। याद रहेगा आपको, 590 से 647 ईस्वी तक की थी। ये प्राचीन भारत के एक राजा थे जिसने उत्तरी भारत के सुदृढ़ साम्राज्य को कब्जा किया था। हर्षवर्धन, याद रहेगा इनको। इनके बारे में और डिटेल में हम पढ़ेंगे अभी। और मैं बता दूं, ये हर्षवर्धन का जो पूरा कब्जा किया हुआ पार्ट था, ये उत्तर भारत का था। उत्तर भारत आज का नहीं, उत्तर भारत उस समय का जिस समय रशिया तक भी इनके अंडर में था, ठीक है। ये अगर भारत का मानचित्र था ऐसा, तो ये जो पोर्शन था उत्तर भारत का, ये इनका पूरा कब्जा था इस पे, ठीक है। चाइना भी इनके कब्जे में कुछ पार्ट था, चाइना का भी, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान सब इनके अंडर में था। ये बहुत बड़े शासक थे, और इनकी जो मृत्यु हुई थी 647 ईसा पूर्व सॉरी ईस्वी में हुई थी। वो एक हिंदू सम्राट थे जिसने पंजाब छोड़कर शेष समस्त उत्तर भारत का राज्य अपने अंडर में किया था। पंजाब को ये नहीं जीत पाए थे, बाकी जितने भी शेष थे अपने अंदर उन्होंने अपना किया था। और बाद में ये एक चीज और बता दूं मैं आपको, इस बाद में ये बंगाल को भी कब्जा किए थे, ठीक है। बंगाल को भी इन्होंने जीता था, ठीक है, हर्षवर्धन ने। तो ये बहुत बड़े शासक थे अपने शासन काल में, जो कि इनका शासन काल मैं आपको बता चुका हूँ, 590 से 647 तक का इनका शासन काल था, ठीक है। इनका जो वंश था ये थानेश्वर कहलाता था, ठीक है, थानेश्वर। याद रखिएगा, थानेश्वर इनका जो था वंश, उनका नाम था थानेश्वर। इतना काफी है, डिटेल बहुत बाद है, अभी क्वेश्चन बहुत आएंगे रिलेटेड, इसलिए हम लोग ज्यादा डिटेल नहीं पढ़े। पर क्वेश्चन याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन याद रहेगा तो इनफैक्ट ये आपके पीसीएस में भी काम कर सकता है, जो बच्चे पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए, हर्षवर्धन की जीवनी का नाम क्या था?
हर्ष चित्र, हर्ष मंगलम, हर्ष मानस या इनमें से कोई नहीं? अगर आपको आंसर पता है तो जल्दी से आंसर कीजिए। हर्षवर्धन की जीवनी का नाम क्या था? तो इनके हर्षवर्धन के जीवनी का नाम था, मैं बता दूं, इनमें से तो कोई नहीं है ये, पर इनके जो जीवनी का नाम था वो था प्रभाकर वर्धन। ठीक है, प्रभाकर वर्धन इनके जो पिता का नाम था। ठीक है, उन्हीं के उनके ऊपर हर्षवर्धन, राजवर्धन उनका बड़ा भाई का नाम था और राजश्री उनकी बड़ी बहन का नाम था। ठीक है, तो इनके पिता के नाम पर ही प्रभाकर वर्धन करके इनकी जीवनी का नाम रखा गया था। ठीक है, इतना याद रहेगा आपको। और चलिए, इसका फिर मेरी डिटेल और दूंगा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आने दीजिए इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 17वां, अभिजन शकुंतलम किसने लिखा? अभिजन शकुंतलम किसने लिखा? तुलसीदास, कालिदास, तानसेन या कबीर ने? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एसएससी में, इसलिए इसका आंसर कीजिए। अभिजन शकुंतलम, शकुंतलम के बारे में आपने सुना होगा, कुछ फिल्मों में भी इसका डिटेल दिया जाता है शकुंतला के बारे में। तो इसका आंसर है कबीर ने। ठीक है, आपको आंसर पता है, इसका आंसर है अभिजन, अभिजन शकुंतलम। अभिजन शकुंतलम किसने लिखी थी? तो याद रखिएगा, ये पुस्तक लिखी थी अभिजन शकुंतलम। सॉरी, माफ कीजिएगा, इसका आंसर भी गलत है, ये क्वेश्चन नंबर है, इसका आंसर होगा कालिदास। ठीक है, ये कालिदास की लिखित पुस्तिका है। ठीक है, अभिजन शकुंतलम एक बहुत ही अभिज्ञानी जो शकुंतलम महाकवि कालिदास का विख्यात नाटक है। ये नाटक है एक। ये आंसर देखिए गलत है, यहाँ पे प्रिंटिंग थोड़ी गलत हो गई है, इसलिए प्लीज इसके लिए सॉरी है, पर आप लोग इसका आंसर है बी, याद रखिएगा 17 का बी है आंसर। इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल इसका देना चाह रहा हूँ कि ये इसका जो प्रकाशन हुआ था ये 1859 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 1859 ईस्वी में, याद रखिएगा, इसके कालिदास रचयिता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। कुषाण ने शासन किया, कहाँ किया था? कुषाण ने शासन किया, आंसर कीजिए जल्दी से, अगर आंसर पता है तो प्लीज आंसर कीजिए। पहली शताब्दी में, दूसरी शताब्दी में, या तीसरी शताब्दी में, या 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व? चलिए आंसर कीजिए, अगर आंसर पता है तो, जैसे मैं इसका आंसर दे दूं। कुषाण प्राचीन जो है वो भारत के राजवंशों में एक सूरवीर था। कुछ इतिहासकार इस वंश को चीन में आए युएझी, ठीक है, युएझी लोगों के मूल मानते हैं, पर कुछ विद्वान इनको संबंध रबातक शिलालेखा से करते हैं। रबातक, याद रखिएगा, रबातक शिलालेख से करते हैं। पर जो इनकी जो एक इनकी राजधानी कहाँ थी ये भी याद रखिएगा, बागराम, इनकी राजधानी थी बागराम, पेशावर, तक्षशिला और मथुरा। ठीक है, तो कुषाण जो थे ये पहली शताब्दी के, सॉरी नहीं, तीसरी शताब्दी के, ये भी आंसर गलत है, यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम चल रहा है इनका। ये आंसर होगा सी, यानी कि ये इनकी जो, नहीं नहीं नहीं, आंसर सही है ये, सॉरी मेरी गलती है, इसका आंसर होगा ए, पहली शताब्दी में, और इनका अंत हुआ था तीसरी शताब्दी में, 375 ईस्वी में इनका अंत हुआ था। याद रखिएगा, ये कुषाण जो थे, कहाँ इनकी जो थी पहली शताब्दी ईस्वी में शासन किया था, और तीसरी शताब्दी में इनका अंत हुआ था, याद रखिएगा, सॉरी मिस्टेक हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अलीगढ़ के मोहम्मदान एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई? एमडी अली जिन्ना, मोहम्मद अली, शौकत अली या सर सैयद अहमद खान ने? बताइए इसका आंसर। तो मैं बता दूं, अलीगढ़ के मोहम्मदान एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
19वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन सा सुधार आंदोलन किया गया था? सुधार आंदोलन शुरू किया जाना था 19वीं शताब्दी में। प्रार्थना समाज, ब्रह्मो समाज या आर्य समाज या रामकृष्ण मिशन? तो आंसर है ब्रह्मो समाज की स्थापना को ये सुधार किया जाना था 19वीं शताब्दी। तो ब्रह्मो समाज को किसने किया था? ब्रह्मो समाज के बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो चलिए, इसका आंसर है बी, ब्रह्मो समाज। इसके बारे में मैं बाद में डिटेल दूंगा। इसे बता दूं 19वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन सा सुधार आंदोलन शुरू किया जाना था? तो वो है ब्रह्मो समाज। ठीक है, इसमें सती प्रथा को खत्म किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, ब्रह्मो समाज में सती प्रथा को खत्म किया गया था, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन का आंसर है ब्रह्मो समाज। आज के लिए इतना ही है दोस्तों। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सक्सेस की 98 का ये पहला क्विज था, इसलिए जो भी इसमें गलतियां हुई हो उसके लिए पहले तो क्षमा है। पर आप लोग हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में क्विज नंबर 2 के साथ आएंगे और आशा करते हैं कि आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा उस वीडियो में भी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।